नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस IAS PCS पर। साथियों, प्रीलिम्स पार अभियान में हम हिस्ट्री से शुरू करते हुए 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता का वीडियो बन चुका है और उसके बाद जो है वैदिक काल का भी वीडियो बन चुका है। तो वो दोनों वीडियो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से शॉर्ट नोट्स फॉर्म में बनाए हुए हैं, जिससे आपका प्रीलिम्स में यूपी से जो भी पूछते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट वो सारे यहाँ दे दिए गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए एक रामबाण की भांति कार्य करेगा। तो आप बड़े ही कम समय में इन वीडियो को देख सकते हैं। स्पीड कम है तो 1.25 या 1.5 पर बढ़ाकर देख सकते हैं, लेकिन इनको देख लीजिए क्योंकि इनमें से सीधे सीधे फैक्ट आपको मिलेंगे। आज ये हिस्ट्री का तीसरा लेक्चर है और इसके साथ साथ मैम द्वारा करंट अफेयर भी कराया जा चुका है। वो MCQ फॉर्म में कराया जा चुका है, वो भी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं भी अभी जनवरी से लेकर खुद दिसंबर तक आपका प्रीलिम्स, जैसे 6 दिसंबर को प्रीलिम्स होगा तो नवंबर तक का पूरा, नवंबर एंड तक का पूरा एक टेस्ट सीरीज, एक मतलब वीडियो सीरीज लेकर आएंगे। वो आप देख लीजिए। उसका वीडियो भी आपको 1 या 2 दिन में मिल जाएगा। जनवरी का बनाएंगे अभी, फिर फेब मार्च ऐसे ही बनाते जाएंगे आगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो आपको मिलते रहे, और नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए बेल आइकन दबाकर। शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आज देखिए, ये तीनों ही जो टॉपिक है बड़े ही महत्वपूर्ण है। महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें देखिए बड़ा ही कम सिलेबस है, मुश्किल से 3-4 पेज में सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल आते हैं और फैक्चुअल आते हैं। बार बार जैसे आप जानते हैं, बौद्ध संगीतियाँ आती हैं, पहली कहाँ हुई है, दूसरी कहाँ हुई, उनकी अध्यक्षता किसने की थी। जैन की संगीतियाँ आती हैं। महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, उनमें से 8 यूपी में थे। हमारे जो वर्तमान उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आता है वो कौन कौन से थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। साउथ में एकमात्र महाजनपद कौन सा था, वो भी पता होना चाहिए। तो ये सब फैक्ट देखेंगे। अब ये देखिए, पूरी टेबल बना दी गई और इस प्रकार से बेहतरीन नोट्स तैयार किए गए। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारा ये फोकस IAS PCS टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। इसके साथ ही हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें आपको ये सारे नोट्स मिलेंगे टाइम से। और मंडे टू फ्राइडे टेस्ट होते हैं। डेली 25 से 50 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। इस प्रकार से ये जो है 4 महीने चलेगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, और नवंबर, 6 नवंबर तक आपका सारा कुछ करा दिया जाएगा प्रीलिम से एक महीना पहले। तो उसमें आपको टेस्ट दिए जाएंगे, फिर फुल लेंथ टेस्ट भी बीच बीच में आएंगे, और डेली नोट्स दिए जाएंगे, और फिर आपको जो भी है मेंटरशिप वगैरह भी दी जाएगी, जिससे आपको लाभ मिल सके और प्रीलिम्स आपका ना रुके। तो इसलिए हमारे साथ जुड़िए प्रीलिम्स पार अभियान में, है ना। अगर आपको प्रीलिम्स अच्छे से पास करना है, कट ऑफ से कम 10 क्वेश्चन ऊपर। चलो शुरू करते हैं अपना लेक्चर आज का। महाजनपद काल से शुरू करते हैं। देखिए 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। महाजनपद क्या है कि 6वीं शताब्दी के आसपास जब लोहे की खोज हुई तो बड़े बड़े साम्राज्य बन चुके थे। यहाँ के जो राजा थे बड़े ही शक्तिशाली थे, तो उनको महाजनपद की संज्ञा दी गई थी। इसी के आसपास जो है बौद्ध और जैन धर्म का विकास होता है, वो भी आगे देखेंगे। देखिए पढ़ लेते हैं क्या है। परिचय क्या है? उत्तर वैदिक काल में, जैसे आपको बताया अभी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बता दिया, फिर उसके बाद वैदिक काल आया। वैदिक काल को 2 भागों में बांट देते हैं, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के बाद शुरू हो जाता है महाजनपद काल। ये क्रोनोलॉजी भी आप याद कर लीजिए, क्योंकि PCS क्रोनोलॉजी पूछता है। अब उत्तर वैदिक काल की छोटी छोटी जातियों, जिनको जनपद बोलते थे, से विकसित होकर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक बड़े शक्तिशाली राजनीतिक संगठनों का उदय हुआ, जिन्हें महाजनपद कहा गया। तो ये इसके नाम से पता चलता है, ये पहले जनपद थे, फिर बड़े शक्तिशाली हुए तो महाजनपद बने। यह काल भारतीय इतिहास काल में द्वितीय नगरीकरण का काल भी कहा जाता है। देखिए याद कर लीजिए, सीधा सीधा फैक्ट आएगा। द्वितीय नगरीकरण क्यों कहा जाता? प्रथम नगरीकरण कब हुआ था? प्रथम नगरीकरण आपको पता ही, कौन सी थी अपनी, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता, वो प्रथम नगरीकरण सभ्यता मानी जाती है भारतीय उपमहाद्वीप की। और दूसरा नगरीकरण कब शुरू हुआ था? ये हुआ था महाजनपद काल में। अब देखिए इनके बारे में कुछ डिटेल और पढ़ लेते हैं। साहित्यिक स्रोत जिनसे महाजनपदों का पता चलता है, इनकी स्थिति क्या थी, किस प्रकार का प्रशासन था, राजा कैसे चुना जाता था, सभी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था और अर्थव्यवस्था के बारे में साहित्यिक स्रोत है, उनसे हमें जानकारी मिलती है। देखिए इतिहास के स्रोत के मेनली मुख्य
स्रोत, इतिहास जानने के मुख्य स्रोत क्या होते हैं भाई? या तो हम साहित्य पढ़ेंगे या उत्खनन करेंगे। अब जैसे हड़प्पा काल का क्या है, उसका हमें पता चला है उत्खनन से, क्योंकि उसका कोई साहित्य तो प्राप्त नहीं हुआ है। और बाकी जो हमारे इतिहास है, जैसे मौर्य काल, गुप्त काल, महाजनपद काल या अकबर का काल या जो भी कुछ है, क्योंकि उसकी जानकारी कैसे आगे हम लोगों तक प्राप्त होती है हम लोगों को? वो साहित्य के माध्यम से। तो साहित्य पढ़ने के बाद साहित्यिक जो स्रोत होते हैं, जो उस समय के लेखक लिखते हैं, उनसे ही जानकारी मिलती है। तो महाजनपद काल का साहित्यिक स्रोत क्या है मेनली? एक तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ये ऐसे पूछेगा कौन से धर्म का है और किस में, किन दो ग्रंथों में जो है महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो ये आप याद कर लीजिए, कई बार पूछ चुका आयोग इसको, यूपी पीसीएस, बीपीएससी और यूपीएससी भी पूछता है। समकालीनता देखिए क्या था? महाजनपद काल गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समकालीन था। इसी समय में जो है ना, आपको पता होगा भाई इनके जो रिश्ते थे लिच्छवी से और इन सब से थे। इस प्रकार आप पढ़ेंगे कि उस समय महाजनपद काल ही चल रहा था जब इन लोगों ने ये नए धर्म की स्थापना की। यह काल बौद्ध और जैन धर्म के उदय की पृष्ठभूमि भी बनता है। देखिए इसी काल से जो है बौद्ध और जैन धर्म निकलते हैं। तो ये कितना महत्वपूर्ण काल हो जाता है। द्वितीय नगरीकरण, गंगा घाटी में लौह तकनीक के व्यापक प्रयोग, कृषि अधिशेष और व्यापार वृद्धि के कारण नगरों का पुनः विकास हुआ। प्रथम नगरीकरण जैसे बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में था। देखिए नगरीकरण क्या होता है, आप आज भी देखते हैं जब कोई नगर होता है वो कैसे विकसित होता है? वहाँ क्या होता है? व्यापार होता है मेनली, है ना। नगर की परिभाषा भी यही है कि जहाँ कृषि कार्य में लोग कम लगे हों और व्यापार और अर्थव्यवस्था वाणिज्य में ज़्यादा लोग लगे हों। तो व्यापार के लिए आप देखते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, कोई भी चीज़ बनती है तो उसमें लोहे की मशीन होती है ना, लोहे के औजार होते हैं। कृषि का विकास भी तभी हुआ जब लोहे के औजार बने, क्योंकि लकड़ी के औजारों से कितनी आप कृषि करेंगे, मुश्किल से खाने योग्य ही कृषि कर पाएंगे। जैसे ही लोहे की फाल आई, है ना, लोहे का जो हल जैसे बोलते हैं, लोहे की फाल जब आई तो उससे क्या हुआ? खेतों की जुताई अच्छे से हुई और उत्पादन जो है वो उसमें उत्पादन में वृद्धि हुई। जब उत्पादन में वृद्धि होगी, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा सामान होगा तो वो क्या करेगा? वो किसी दूसरे को देगा, है ना, या तो दान में देगा या कैसे देगा? व्यापार के रूप में देगा कि भाई मैं आपको ये दे रहा हूँ, ये सामान मैं दे रहा हूँ, आप मुझे इसके बदले में कुछ और दे दीजिए। तो ऐसे ही पहले व्यापार होता था। ये होता था बार्टर सिस्टम, मतलब सामान के बदले सामान। अब मुद्रा हो जाती है। अब हम मुद्रा यानी रुपया या कोई भी डॉलर वगैरह देकर सामान खरीद सकते हैं। तो उस समय का व्यापार ऐसे ही हुआ था। ये देखते हैं आगे। जब व्यापार होगा तो सीधी सी बात है, लोगों की है भौतिक सुविधाएं बढ़ेंगी और फिर जो गांव होता है वो बड़े शहरों में बदल जाता है। आज भी आप देखते हैं भाई जहाँ गरीबी है बहुत ज़्यादा किसी गांव में, वो तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ही रहेगा, ना उनकी परचेजिंग पावर होगी, तो फिर क्या होगा? वो शहर में तो कोई बदलेगा ही नहीं। लेकिन जहाँ भी लोग क्या है फैक्ट्रियों में काम करने लगते हैं, एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, तो फिर क्या धीरे धीरे गांव भी शहरों जैसे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार वहाँ क्या हुआ? व्यापार, कृषि अधिशेष हुआ, व्यापार में वृद्धि हुई। इन कारण यही कारण है कि नगरों का उदय हुआ। शासन के दो स्वरूप, देखिए शासन आप जानते हैं, जैसे आज क्या है डेमोक्रेसी फेमस है, लेकिन कुछ देशों में क्या है ऑटोक्रेसी भी है ना, अधिनायकवाद जिसे बोलते हैं। यहाँ लोकतंत्रवाद है, जैसे भारत में चुनाव होते हैं, लेकिन जैसे उत्तर कोरिया में वहाँ कोई चुनाव नहीं होते, वहाँ के तानाशाह है। सऊदी अरब में राजशाही है ना। इस प्रकार से पॉलिटी में आप पढ़ते हैं तो उस समय भी ऐसे ही दो प्रकार के शासन स्वरूप मिलते हैं। अधिकांश महाजनपदों में मोनार्की अर्थात राजतंत्र था, है ना, परंतु वज्जी मल जैसे कुछ महाजनपद गणराज्य रिपब्लिक के रूप में भी संगठित होते हैं। रिपब्लिक क्या होता है? देखिए ये पॉलिटी में भी क्वेश्चन आता है। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, हमारा देश जो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आपने ये तो नहीं देखा होगा कि रिपब्लिक ऑफ यूके, क्योंकि लेकिन डेमोक्रेसी दोनों में है। डेमोक्रेसी मतलब हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं वोट के माध्यम से, लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट होता है वो भी वोट के माध्यम से चुना जाता है। भले ही आम जनता न वोट करे, लेकिन एमएलए एमपीज तो करते हैं उनको। तो जिस देश का प्रधान अर्थात प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति वोटिंग से चुना जाता है उसको बोलते हैं रिपब्लिक।
और जहाँ के राजा मतलब प्रेसिडेंट जो है एक राजा टाइप होता है, मतलब वो चुनाव नहीं होता, वंशानुगत होता है, जैसे राजा का बेटा राजा बनेगा। यूके में आज भी यही प्रचलन है। वहाँ के जो राजा हैं वो हमेशा उनके ही खानदान से राजा बनता रहेगा और वही वहाँ के प्रेसिडेंट भी होते हैं, प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो उस पर इसी प्रकार से वहाँ भी उस समय ज़्यादातर राजतंत्र था महाजनपद काल में, लेकिन वज्जी और मल्ल में क्या था, जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट चुने जाते हैं उस प्रकार वहाँ राजा चुने जाते थे, क्योंकि वहाँ तो उस समय प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का कंसेप्ट तो नहीं होता था। उस समय तो केवल एक राजा ही होता था, जो भी होता था सर्वे सर्वा। तो जो राजा वंशानुगत था तो वहाँ राजतंत्र था, और जो राजा चुना जाता था वहाँ गणराज्य था। तो ये देख लीजिए। अब 16 महाजनपदों की सूची आप जरूर देखिए। इसको ना आप अपनी कॉपी में मैप में बनाइए कि कौन सी की लोकेशन कहाँ है। आधे तो इनमें से देखिए, 16 में से 8 तो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, बाकी इसके आसपास के क्षेत्रों में, जैसे कुरू हो गया, दिल्ली के आसपास हुआ, फिर थोड़ा साउथ में भी है, कुछ राजस्थान में है ना, ऐसे ही। अब देखते हैं इनकी लोकेशन क्या क्या है। अंग, जिसकी राजधानी थी चंपा, जो पूर्वी बिहार में फिलहाल पड़ता है, जो आज का बिहार है, वो भी पूर्वी क्षेत्र। मगध, मतलब उसकी राजधानी क्या थी, राजगृह या जो राजगीर जिसे बोलते हैं आज, है ना, राजगीर। तो ये कहाँ था, दक्षिण बिहार में। काशी, काशी की राजधानी तो ये तो नाम आज भी पता ही है आपको, बनारस यानी वाराणसी, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कौशल की श्रावस्ती, ये भी यूपी में पड़ता है, कहाँ, अवध क्षेत्र। वज्जी गणराज्य या व्रज्जी से बोलते हैं, इसकी राजधानी थी वैशाली, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। सॉरी दोस्तों, मल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर या पावा, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चेदी की शुक्तिमती बोलते हैं, शक्तिमती बोलते हैं, और सोतित्वी नगर भी बोलते हैं, ये बुंदेलखंड में है। वत्स कौसाम्बी इलाहाबाद। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, कहाँ, दिल्ली के आसपास। कुरु की राजधानी दिल्ली के आसपास वाला क्षेत्र तो होता। पांचाल की थी अहिछत्र और काम्पिल्य। देखिए उत्तरी पांचाल की ये और दक्षिणी पांचाल की ये, तो ये याद रख लीजिए। पांचाल में 2 राजधानियाँ थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मत्स्य की राजधानी क्या थी, विराटनगर, ये राजस्थान में है, तो ये याद रख लीजिए, पूछता है जयपुर के आसपास का। सूरसेन जो हमारा आज का मथुरा है, वही उसकी कैपिटल भी थी मथुरा के में। अश्मक, पोटिन, ये पोतन बोलते हैं, पोटली भी बोलते हैं इसको, है ना, या पोतिन भी बोलते हैं, ये गोदावरी में एकमात्र, ये देखिए ये पूछता है बार बार, दक्षिणी महाजनपद है जो दक्षिण में था गोदावरी नदी के तट पर। अवंती उज्जैनी, है ना, महिष्मती इसकी राजधानी थी, ये मालवा क्षेत्र जो एमपी में पड़ता है। गांधार, ये आपको पता ही, पाकिस्तान में तक्षशिला। काम्बोज की राजधानी हाटक, है ना, ये उत्तर पश्चिम सीमांत अफगानिस्तान में पड़ता है ये। तो इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, जैसे काम्बोज मतलब कम्बोज, हाटक मतलब ऐसे रेलवे फाटक होता है ना, उसके ऊपर कम्बोज रखेंगे तो वो सही चलेगा। तो ऐसे ट्रिक से याद कर लीजिए, है ना, ऐसे ही याद कर सकते हैं, और कुछ नहीं होता है ना। आगे देखते हैं, इनका विवरण देखते हैं महाजनपदों का, जो प्रमुख है वो देख लेते हैं पहले। इन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। मगध, कौशल, वज्जी, अवंती, वत्स, गांधार, है ना। मगध जो है ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था उस समय, जो आगे चलकर संपूर्ण उत्तर भारत में साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहा। प्रारंभिक राजधानी क्या था इसका, राजगिरी या राजगृह से बोलते हैं, और बाद में पाटलिपुत्र बना दी थी, जो आज का बिहार का पटना है। कौशल क्या है, इसके राजा प्रसेनजीत के समय अत्यंत शक्तिशाली बनाई। बुद्ध और महावीर दोनों का संबंध है। अंततः मगध जो था ये शक्तिशाली था, इसके कौन थे सम्राट, अजातशत्रु ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया, विलय कर लिया। वज्जी या व्रज्जी, 8 कुलों मतलब 8 कुल मतलब जो होते हैं, कुल मतलब जैसे होते हैं फैमिली, परिवार, है ना, 8 कुलों जिनमें लिच्छवी प्रमुख थे, है ना, का संघ था। राजधानी वैशाली थी। विश्व के प्राचीनतम, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, यानी विश्व का प्राचीनतम गणराज्य से माना जाता है। ये विश्व का प्राचीनतम गणराज्य माना जाता है, रिपब्लिक, राज्य नहीं, यहाँ गणराज्य लिखेंगे वो तो और सही रहेगा। महात्मा बुद्ध ने वज्जी संघ की एकता की प्रशंसा की थी। अवंती क्या है, अवंती के राजा प्रद्योत, देखिए इनके राजा भी मिलान में आते हैं कि अवंती का राजा कौन था, मगध का राजा कौन था, है ना, ये सब आते हैं। वत्स का राजा कौन था, ये सीधे सीधे मिलान में आते हैं, तो राजा भी याद रखें इनके। अवंती प्रद्योत के अधीन शक्तिशाली राज्य था। उज्जैनी इसके उत्तरी भाग की और महिष्मती दक्षिणी भाग की 2 राजधानी थी। अंततः शिशुनाग जो नागवंश आए थे द्वारा मगध में इसका विलय कर लीजिए। देखिए मगध कितना सम्राट शक्तिशाली था, इसका भी विलय किया इन्होंने, इसका भी विलय किया, तो ये सबको हराते चले गए।
वत्स जो है, वत्स का राजा कौन था? उदयन, हेतु प्रसिद्ध। ये बड़े प्रसिद्ध राजा थे उदयन, जिनकी कथाएं संस्कृत साहित्य में लोकप्रिय और कौशाम्बी राजधानी थी। ये तो बता ही दिया। गांधार तक्षशिला था, ये शिक्षा का केंद्र था। तक्षशिला आपको पता हो, तक्षशिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो भी बोले, तक्षशिला का जो है यूनिवर्सिटी फेमस थी, है ना। ये सब ये देखिए, इनके ऊपर ये प्रभाव पड़ेगा यूनानी और जो फारसी, क्योंकि ये किधर पड़ गया? अफगानिस्तान की साइड पड़ता है, पाकिस्तान में इधर अफगानिस्तान बॉर्डर की साइड, तो इसके ऊपर इधर से उनका प्रभाव तो दिखेगा ही। वो लोग उधर से ही आते थे, गोलन और खैबर दर्रे से। मगध के उत्कर्ष के कारण देखिए, इस सीधा सीधा मेंस में क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में पूछता है कथन कारण में। एक तो इसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी थी, देखिए ये सुरक्षित था और पानी भी वहाँ खूब था, क्योंकि नदियों के बीच में था ये। राजगृह जो इसकी राजधानी थी, 5 पहाड़ियों से घिरा होने के कारण प्राकृतिक रूप से सुरक्षित था। तो देखिए, जब चारों पांचों तरफ इसकी पहाड़ियाँ आ जाएंगी तो यहाँ कोई दुश्मन इसमें घुसेगा तो बड़ा ही कठिन काम होगा उसके लिए। बाद में राजधानी पाटलिपुत्र जो थी, गंगा, सोन और गंडक और घाघरा जैसी नदियों के संगम पर थी। तो जहाँ नदी होगी वहाँ पानी होगा, वहाँ खेती अच्छी होगी। और उस समय क्या होता था कि पानी नदियों का एक खेती के लिए तो था ही उपयोग, और व्यापार, क्योंकि परिवहन के लिए कोई इस प्रकार सड़कें या रेल मार्ग तो थे नहीं, तो नदियों के द्वारा परिवहन होता था आसानी से। तो इसलिए वहाँ का व्यापार भी फला फूला। तो जहाँ पैसे ज़्यादा होंगे वहाँ ताकत आएगी। तो इसलिए मगध जो है शक्तिशाली बन गया। एक तो भौगोलिक कारण हुआ इसमें, फिर आर्थिक कारण हुआ। आर्थिक कारण ये हुआ, सबसे मेन जो था, यहाँ लोह क्षेत्र था राजगीर के आसपास, तो इन्होंने लोहा निकाला, उससे हथियार बनाए, युद्ध के लिए भी और कृषि के लिए भी औजार बनाए। तो इससे क्या हुआ, इनकी आर्थिक क्षमता बढ़ी। भाई लड़ाई से कुछ जीत लिया, कुछ व्यापार से जीत लिया, और कुछ कृषि में आगे बढ़े तो संपन्नता आई। तो ये सब कारण हुए। भौगोलिक, आर्थिक, उपजाऊ भूमि, ये तो बता ही दिया है। गंगा का जलोढ़ मैदान है तो उर्वर थे। हस्ती सेना, तो मतलब हथियार प्रॉपर होंगे। तो इनके पास क्या था? हथियार तो थे ही, और क्योंकि वहाँ जंगल थे तो वहाँ हाथी की संख्या ज़्यादा थी, तो हाथियों को भी इन्होंने ट्रेंड किया और हाथियों को अपनी सेना में अधिकाधिक शामिल किया। तो विशेषतः गज सेना तो इनकी बड़ी प्रसिद्ध थी। तो पूछेगा तो किस गणराज्य की हस्त सेना, मतलब हस्ती मतलब हाथी सेना प्रसिद्ध थी, तो वो आप बता देंगे कि मगध की। वहाँ ऑप्शन देगा अवंती, गांधार, तो वो नहीं देना भाई, गांधार में उधर नहीं थे हाथी इतने, है ना, तो उनका उदाहरण नहीं देना। जल मार्ग जो बताया, नदियों से मार्ग था, स्थल मार्ग तो थे ही। महत्वाकांक्षी और निर्मम शासक थे। देखिए, जहाँ का भी शासक निष्ठुर होता है, जैसे औरंगजेब निष्ठुर था, तो वो राज्य ज़्यादा बढ़ता है। और जहाँ का शासक थोड़ा धर्म की ओर झुक जाता है, नरम होते हैं, लोगों से प्यार करता है, लड़ाई नहीं करता, मारता नहीं है, तो वो राज्य फिर पतन की ओर चले जाते थे। उस समय तो यही स्थिति थी। आज की स्थिति अलग है। तो उस समय क्या था, जैसे आपने पता होगा, मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण क्या बना? अशोक की धम्म नीति भी उसका एक पतन का कारण बना, क्योंकि अशोक ने युद्ध करने छोड़ दिए। अब जब कोई साम्राज्य राजा जो है युद्ध करना छोड़ देगा, तो अन्य जो आस पड़ोस के जो उसके राजा होंगे वो उसके ऊपर कब्जा करना शुरू कर देंगे धीरे धीरे। तो इसलिए शक्ति भी जरूरी है, शांति के साथ शक्ति होना जरूरी है। तो मगध के शासक तो एकदम निष्ठुर थे, लड़ाकू थे, तो इनका साम्राज्य बढ़ता चला गया। मगध के प्रमुख राजवंश ये जरूर पूछते हैं। देखिए, इसकी एक ट्रिक याद कर लीजिए। हसीन, मौसा, मैम ने भी पढ़ाया है वीडियो में, के सातवाहन, है ना। ऐसे ये वंशानुगत एक ट्रिम होती है। तो है से हरियंग वंश हो गया, शय से शिशुनाग हो गया, नय से नंद वंश हो गया, और मैं से मौर्य वंश हो गया, और फिर शुंग वंश आ गया। ये आगे मतलब जो है आगे के जो राजवंश हैं उनको भी, उनके भी क्रम पूछते हैं। मौर्य वंश, है ना, मौर्य वंश, ये मौर्य वंश आ गया, और इसके बाद ये मोशा, है ना, और के से कर्ण आ गया, हसीन, मौसा के सातवाहन के बाद सातवाहन आ जाएगा, है ना। तो ऐसा आ जाएगा, हरियंग, शिशुनाग, नंद, मौर्य, फिर शुंग आ जाएगा। ये एक मोशा में से आए, और कैसे कर्ण और सातवाहन, हसीन, मौसा के सातवाहन, ऐसे लिखोगे आप, हसीन, मौसा के सातवाहन। तो ऐसे याद आ जाएगा ट्रिक। मैं इसको कमेंट में बता दूंगा ट्रिक को, और पूरा उसका राजवंश के नाम बता दूंगा, यहाँ ट्रिक नहीं लिखी है। तो हरियक वंश क्या था, इसके जो संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। ये याद कर लीजिए, बार बार पूछता है। इनकी कालक्रम भी याद कीजिए, और क्रोनोलॉजी पूछ सकते हैं, कौन सा ऊपर से नीचे था, तो ये क्रोनोलॉजी भी याद हो जाएगी आपके। विवाह संबंध, देखिए ये इतने होशियार थे कि वैवाहिक संबंध बना लेते थे आस पड़ोस के राज्य से। तो फिर क्या है कि उनसे लड़ाई नहीं करेंगे, उनसे सुरक्षा मिल जाएगी इनको। विजय द्वारा फिर आक्रमण भी करते थे। तो इस प्रकार इन्होंने, जो बिंबिसार थे, इन्होंने अपने राज्य को बढ़ाया, है ना, राज्य का विस्तार किया, साम्राज्य का। अंग महाजनपद पर विजय, अंग के ऊपर इन्होंने विजय की,
और बुद्ध के समकालीन एवं संरक्षक थे। ये बौद्ध धर्म के संरक्षक भी थे, ये भी याद कर लीजिए। अजात शत्रु, देखिए ये इसका पिता था, इसने इसे मारा था और इसने अपने बाप को मार दिया। तो ये क्रम चलता गया था। ये भी पूछते हैं हिस्ट्री में किसने अपने बाप को ऐसे ऐसे मारा था, तो पूरा क्रम पूछते हैं। तो बिम्सार की हत्या उसी के पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, है ना। इसलिए इसको पितृहंता, मतलब अर्थात अपने पिता को ही मारकर इसने सत्ता प्राप्त की, इसी को पितृहंता बोला जाता है। वज्जी और कौशल पर इसने विजय प्राप्त की। प्रथम बौद्ध संगीति का संरक्षक था। तो ये रख रही, अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। उदयन, अब जो काम इसने किया वही काम शायद इसने भी किया, है ना। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी बनाए। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना का श्रेय इसी को दिया जाता है। उदयन को मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी। आगे चलते हैं। शिशुनाग, इनके बाद फिर देखिए 544 से 412 ईस्वी ये चला हरियंक वंश, फिर 412 से 344 ईसा पूर्व ये चला। ये दोनों ईसा पूर्व चल रहा है, तो इसलिए उल्टी चलेगी यहाँ गिनती, ऐसे फिर ऐसे घटती, फिर 0 तक आएगी, फिर 0 से बढ़ती हुई ईस्वी आ जाएगी। तो शिशुनाग द्वारा अवंती महाजनपद का मगध में विलय किया गया। तो ये ऐसे ना स्टेटमेंट में सीधा पूछा जाएगा कि नागवंश शिशुनाग के किस शासक ने ये जो है मगध में विलय कराया, मगध महाजनपद का मगध में विलय कराया। किस महाजनपद का, तो अवंती बताना होगा आपको, जिससे मगध की शक्ति और कमजोर हुई। कालाशोक, है ना, काकवाणी से बोलते थे, के समय द्वितीय बौद्ध संगति हुई, है ना। तो ये याद रख लीजिए, कालाशोक जो है ना, इसके समय में दूसरी बौद्ध संगति हुई थी। इसकी पूरी टेबल बना लीजिए, चारों बौद्ध संगति कब हुई थी, इसकी ट्रिक है RVPK, है ना, कहाँ कहाँ ये हुई थी। तो ये ऐसे याद कर लिए, राजगीर, वैशाली, पाटलिपुत्र और कुंडलवन, ऐसे याद कर लीजिए। नंद जो है महाजनपद, महावंश, नंद वंश आता है ना। ये इसका कालक्रम है 344 से 322 ईस्वी। महापदम नंद जो थे इसके संस्थापक थे, ये भी पूछता है बार बार, है ना। इन्होंने स्वयं को कौन सी उपाधि दी थी, एक राठ की, तो ये भी याद कर लीजिए। विशाल सेना थी नंदों का, तो आपको पता ही कितनी थी। फिर नंद को कौन आगे उजाड़ेंगे, मौर्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो फिर नंद वंश का विनाश कर देते हैं चाणक्य की सहायता से। आगे देखिए घनानंद, ये घनानंद है इसका पूरा नाम। अंतिम नंद शासक था, जिनकी अपार संपत्ति और अलोकप्रियता का उल्लेख यूनानी स्रोतों सिकंदर के आक्रमण के समय मिलता है। नंद वंश का अंत चंद्रगुप्त मौर्य ने, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, कौटिल्य द्वारा, मतलब कौटिल्य ने इनकी सहायता की थी, इनके मंत्री थे कौटिल्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का सर्वनाश कर दिया था। अब ये देखिए महाजनपद काल का आर्थिक जीवन क्या था भाई। द्वितीय नगरीकरण तो बताया था, प्रमुख नगर यहाँ हुए। अब ये देखिए बौद्ध साहित्य में 6 महानगरों का उल्लेख मिलता है। कौन कौन से बड़े नगर थे उस समय, चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, साकेत जो अभी अयोध्या है, कौशाम्बी और वाराणसी मतलब काशी। व्यापारिक मार्ग क्या था, उत्तरापथ। देखिए उत्तरापथ, उस समय ना कुछ मार्ग होते थे, उत्तरापथ, दक्षिणापथ, है ना, ऐसे। तो ये उत्तरापथ और दक्षिणापथ याद रख लीजिए। उत्तरापथ क्या होता था, उत्तर पश्चिम भारत को जोड़ने वाला मार्ग था। तो ये भारत था यहाँ से उत्तर पश्चिम, तो इधर कांधार की और पाकिस्तान की तरफ जब चलते थे, कांधार की तरफ और ईरान की तरफ, ये से जोड़ता था कौन सा, उत्तरापथ। तक्षशिला तक विस्तृत था, है ना। ये देखिए तक्षशिला तक जाकर ये फैला हुआ था। दक्षिणापथ क्या है, दक्षिण भारत की ओर जाता था। जैसे दक्षिण भारत है तो ये दक्षिणापथ इधर चलता था, है ना। उत्तरापथ और दक्षिणापथ के स्वामी किसे बोलते थे, आप कमेंट करके बताएंगे। कमेंट आप लोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा उससे, आप कमेंट करिए। कोई कमेंट सही या गलत होगा तो उसको बता दिया जाएगा। आगे श्रेणी, श्रेणी क्या थे उस टाइम समय, जो व्यापारियों का एक संघ होता था उसे श्रेणी बोलते थे। ये भी पूछता है बार बार, व्यापारिक संघ इंग्लिश में गिल्ड या श्रेणी। शिल्पकारों और व्यापारियों के संगठित समूह को श्रेणी कहा जाता। देखिए जो एक प्रकार से प्राचीन व्यापारिक संघ का कार्य करते थे। प्रत्येक श्रेणी का एक प्रमुख होता था, है ना, ये भी याद रखिए। मुद्रा प्रणाली क्या था, आहत सिक्के, जो मतलब जिनके ऊपर निशान होते हैं, पंच मार देते हैं ऐसे। पंच चिन्हित सिंह के पंचमार्क कोयन का प्रचलन था, जो तांबे या चांदी की होती थी। प्राचीन भारतीय मुद्रे कौन से पंचमार्क ही माने जाते हैं। सामाजिक संरचना क्या है, वर्ण व्यवस्था थी उस समय, और थी क्या, बड़ी सुदृढ़ हो चुकी थी। गृहपति अर्थात कृषि या भूस्वामी वर्ग का हुआ, है ना, इसी काल में हुआ, तो याद रख लीजिए आप। धार्मिक असंतोष की
पृष्ठभूमि, जटिल यज्ञ प्रणाली। देखिए इसी इन सब से परेशान होकर ही फिर बौद्ध धर्म अलग से बना कि भाई इस प्रकार के कर्मकांड करेंगे आप तो हम अपना अलग एक धर्म बना लेंगे जो थोड़ा उदार होगा। जटिल यज्ञ प्रणाली थी तो ये बड़ी महंगी हो चुकी थी, तो इससे ना सबको नुकसान हो रहा था, इसलिए व्यापारी लोगों ने भी बौद्ध धर्म के उदय में काफ़ी सहायता की। पुरोहित के प्रभुत्व और वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध असंतोष ने बौद्ध और जैन धर्म जैसे श्रमण आंदोलनों को के उदय की पृष्ठभूमि तैयार की। तो बताया भाई जब इधर यज्ञ महंगे हो गए हैं ना और वर्ण व्यवस्था अर्थात जातिवाद ज़्यादा बढ़ गया, तो लोगों बौद्ध ने क्या किया कि सब जाति के सब सदस्य एक समान है, तो बौद्ध धर्म में इस प्रकार उधर जो है लोगों का रुझान बढ़ा। इस प्रकार बौद्ध धर्म के उदय में इन्होंने सहायता की। तो ये हो जाता है आज का महाजनपद काल। अगले वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों ये बौद्ध धर्म अच्छे से देखेंगे क्योंकि इससे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। ये देखिए प्रमुख संगीतियाँ यहाँ दी हुई है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका याद कर लीजिए इसको, और ऐसे ही जैन धर्म देखेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखिए अंत में क्या है, इसमें इस प्रकार से जो है प्रीलिम्स के जो फैक्ट है वो वन लाइनर फॉर्म में दे दिए जाते हैं, इनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। तो इसलिए आप अगर आपको प्रीलिम्स 100% आप सोच रहे हैं कि निकालना है अच्छे मार्जिन से, तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कीजिए और हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ जाइए। इसमें आपको इन नोट्स मिलेंगे है ना, और प्लस आपको डेली क्वेश्चन मिलते हैं। 25 क्वेश्चन मिनिमम कहने के लिए, लेकिन मैं 50 क्वेश्चन ही अभी दे रहा हूँ क्योंकि हमारा टारगेट पहले था 2100 प्लस क्वेश्चन का, फिर हमने बढ़ा कर किया 3100 प्लस, और अब इसका टारगेट है लगभग 5000 क्वेश्चन आपको करा दिए जाएंगे। तो इसलिए जो टेस्ट सीरीज हमारी 20 क्वेश्चन से शुरू हुई थी, 6 जुलाई से ही शुरू हुई थी, तो 6 जुलाई को शुरू करने से पहले हमने डिसाइड किया कि 25 क्वेश्चन देंगे, लेकिन फिर मैंने पूरी कैलकुलेशन की और अब मैं ज़्यादातर 50 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ। आज भी करंट अफेयर के 50 क्वेश्चन दिए हैं। देखिए एवरी फ्राइडे आपको करंट अफेयर मिलेगा, मंडे टू थर्सडे 2 दिन एक सब्जेक्ट चलेगा। अभी हिस्ट्री चल रहा है और यूपी चल रहा है, 2 दिन एक सब्जेक्ट और 2 दिन दूसरा सब्जेक्ट। तो ऐसे करते करते क्या होगा कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर तक, 4 महीने। 2 सब्जेक्ट यहाँ प्लस करंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट यहाँ प्लस करंट अफेयर, 2 सब्जेक्ट यहाँ प्लस करंट अफेयर। मंडे टू फ्राइडे 25 या 50 क्वेश्चन होगा, टेस्ट होगा। फिर बीच बीच में सैटरडे में हम 100 क्वेश्चन का और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें शामिल हैं मिनिमम। ये तो कमिटमेंट है, अब इससे ज़्यादा ही आपको दिया जाएगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल प्रीलिम्स जिनका भी 1-2 नंबर से अटकता है या 10-20 नंबर से अटक रहा है, जो काफ़ी पीछे हैं वो भी इससे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो अभी 2, 4, 5, 10 नंबर से कभी कभी अटक जाता है तो वो रिस्क ना ले, क्योंकि फीस भी ज़्यादा महंगी नहीं है। अभी फीस इतनी रखी हुई है, इस पर आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी हो सकता है। बाकी वो डिस्काउंट का ऑफर चला गया है, 6 जुलाई तक ही था। आप अभी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे व्हाट्सएप नंबर पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और सिलेक्शन लेकर रहिए। जय हिंद।